हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह चल रहा है, जिसकी मैंने पिछली क्लास में आपके लिए प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में आपको बताया था कि प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है वो बाई अक्षर जैसी होती है। उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी। साथ ही प्रतिरक्षी की जो स्ट्रक्चर थी, उसकी जो संरचना थी, उसका चित्र भी मैंने आपको बनाया था। चलते हैं, अगला टॉपिक है इसमें प्रतिरक्षियों के प्रकार। ध्यान देना, क्या है? प्रतिरक्षियों के प्रकार। तो प्रश्न बनता है कि प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। यानी प्रश्न नोट कर लेना, प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। ये प्रश्न आपका बनता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय छात्राओं। तो देखिए, प्रतिरक्षी के प्रकार, उत्तर लिख के हैंड डाल लेना, प्रतिरक्षी के प्रकार। प्रश्न बनता है भाई, प्रतिरक्षी के प्रकार यानी प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। और उत्तर लिख के हैंड डाल लेना, प्रतिरक्षी के प्रकार। तो समझना, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। ध्यान देना कि जो प्रतिरक्षी होते हैं, प्रतिरक्षियों में 5 प्रकार की, यानी जो प्रतिरक्षी होते हैं, प्रतिरक्षियों में 5 प्रकार की क्या पाई जाती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यानी जो प्रतिरक्षी होते हैं वो 5 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होते हैं वो पाई जाती हैं। और इन्हें यूनानी जो भाषा है, यानी यूनानी जो भाषा है उसके अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। समझना मेरी बात को, बात चल रही है प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। और उत्तर लिख के हैंड डालना, प्रतिरक्षी के प्रकार। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रतिरक्षी जो होते हैं, समझना, बात को गौर देना, प्रतिरक्षियों में या जो प्रतिरक्षी होते हैं उनमें भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उनमें भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। और ये जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, इनको यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा, कौन सी? यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा निरूपित किया जाता है, या यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यूनानी भाषा कितने अक्षर लेते हैं? 5। एक तो लेते हैं एल्फा, कौन सा लेते हैं? एल्फा। एक लेते हैं गामा, कौन सा लेते हैं? गामा। एक लेते हैं डेल्टा, कौन सा लेते हैं? डेल्टा। एक लेते हैं एप्सिलॉन, कौन सा लेते हैं? एप्सिलॉन। और एक लेते हैं म्यू, कौन सा लेते हैं? म्यू। इन 5 अक्षरों के जो प्रतीक हैं, इनके आधार पर इनको दर्शाया जाता है। तो समझना, ध्यान देना, लिखना, लाइन जो है इनको 2 को इनको नोट कर लेना। तो देखिए, प्रतिरक्षी के प्रकार, और डैश करके लिखना कि प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रिय छात्राओं? 5 प्रकार के। प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। इनमें उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को क्या पाए जाते हैं? मैंने अभी बताया था, इनमें क्या पाए जाते हैं? भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती हैं। इनमें ध्यान देना, कल मैं आपको जो प्रतिरक्षी की संरचना बता रहा था तो आपको समझाया था भाई, प्रतिरक्षी जो होता है इसका आकार वाई जैसा, और 4 संरचनात्मक इकाइयां होती हैं। कितनी होती हैं? 4 संरचनात्मक इकाइयां, जिनमें 2 भारी और कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, और 2 हल्की और कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। जो भारी होती हैं उनको किससे प्रेजेंट करते हैं? एच से। एच क्यों? एच मतलब क्या होता है? हैवी, भारी। और जो हल्की होती हैं उनको हम एल से प्रेजेंट करते हैं, लाइट माने क्या होता है? हल्का। आई बात समझ में? और वही बात इनमें बता रहे हैं कि इनमें उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को, इनमें उपस्थित, नोट करना, इनमें उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को यूनानी भाषा के, कौन सी भाषा के? यूनानी भाषा के अक्षरों, यूनानी भाषा के अक्षरों। जिस तरह हमारी भाषा, मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। इसी तरह जो अपने यूरोपीय देश यूनान है, उधर की तरफ यूनानी भाषा बोली जाती है। तो यूनानी भाषा के अक्षरों, यूनानी भाषा के अक्षरों, यूनानी भाषा के अक्षरों। अब देखिए, यूनानी भाषा के अक्षर कौन कौन से लेते हैं? 5, जिनका मैंने नाम अभी बताया था। क्या लेते हैं? एल्फा। क्या लेते हैं? एल्फा। तो देखिए, एल्फा,
ध्यान देना, एल्फा का प्रतीक ये होता है, ठीक है ना, एल्फा। एक होता है गामा, क्या होता है, गामा। आई बात समझ में, गामा। गामा का प्रतीक इस प्रकार बनाते हैं, यानी इस प्रकार गामा, ठीक है ना, एल्फा गामा, एल्फा गामा। अगला तीसरा डेल्टा, कौन सा होता है, डेल्टा। ध्यान देना, एल्फा गामा डेल्टा, 5 मैंने बताए थे अभी। डेल्टा का प्रतीक इस तरह, एल्फा डेल्टा। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कौन सा होता है, एप्सिलॉन। तो ध्यान देना, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन का जो क्या होता है, प्रतीक होता है, वो इस तरह बनाते हैं, एप्सिलॉन। तथा म्यू, किसके द्वारा, म्यू के द्वारा। और म्यू का जो प्रतीक होता है वो इस तरह बनाते हैं, म्यू। आई बात समझ में, म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, म्यू के द्वारा। आई बात समझ, म्यू, ठीक है ना, म्यू, ठीक है ना, म्यू तथा म्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। तो नोट करना इस बात को, म्यू के द्वारा या म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान देना, आपको मैं प्रतिरक्षी के प्रकार बता रहा हूँ, और जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार बता रहा हूँ, 5। और जो 5 हैं वो किसके आधार पर, कि इनमें जो उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है, कौन सी श्रृंखला होती है, भारी पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं। और भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं कितने प्रकार होते हैं, इनके 5 होते हैं। नंबर 1 एल्फा, कौन सी होती है, एल्फा। नंबर दूसरी कौन से होते हैं, गामा, कौन सा होता है, गामा। नंबर तीसरा डेल्टा। नंबर 4 एप्सिलॉन तथा म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। आई बात समझ में, जो क्या है, निम्न प्रकार हैं। कैसे दर्शाते हैं, जो कि निम्न हैं। तो देखिए, ये तो इनके क्या हैं, ध्यान देना, इनको प्रदर्शन करने का तरीका है जो मैंने बताएं। जबकि आप जानते हैं, मैंने शुरुआत में बताया था, प्रतिरक्षी को संक्षिप्त में क्या कहते हैं, आईजी। क्या कहते हैं, आईजी, यानी इम्यूनोग्लोबिन। आपको बताया था मैंने जब पिछली क्लास में कि प्रतिरक्षी, और प्रतिरक्षी को मैंने बताया था इसे संक्षिप्त में हम आईजी कहते हैं। आईजी का जब हम पूरा नाम लिखते हैं तो आई से बनता है इम्यूनो, और जी से बनता है ग्लोबिन। तो क्या होगा, इम्यूनोग्लोबिन। और साथ ही मैंने बताया था कि ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। आई बात समझ में। आगे इसमें ध्यान रखना, जो कि कैसे निम्न है। तो देखिए, समझना 5 प्रकार कौन कौन से इसमें फिर बनते हैं, गौर देना। तो देखिए, जैसे एल्फा है, ध्यान देना, कौन सा है, एल्फा। तो एल्फा किससे, एल्फा की मीनिंग किससे प्रारंभ होती है, ए से। किससे होती है, ए से। तो देखो, आईजी तो है ये, तो आईजी ए क्या बन जाएगा, आईजी ए। ध्यान देना, एल्फा की मीनिंग किससे प्रारंभ होती है, ए से, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर के द्वारा आईजी को उसमें जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, आईजीए। गामा की मीनिंग किससे प्रारंभ होती है, जी से। तो क्या लिख देंगे, आईजीजी। आई भाषा में आईजीजी। आईजी किसको प्रेजेंट कर रही है, इम्यूनोग्लोबिन को। किसको प्रेजेंट कर रही है, इम्यूनोग्लोबिन को। आइए हम बात पढ़ रहे हैं प्रतिरक्षी के प्रकार। तो प्रतिरक्षी का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबिन। संक्षिप्त में क्या कह रहे हैं, आईजी। 5 प्रकार किसके आधार पर हैं, यूनानी भाषा के आधार पर। यूनानी भाषा के कितने अक्षर हैं, 5। तो जो उनकी भाषा के जो 5 अक्षर हैं, उनके पहले अक्षर के द्वारा इनको निरूपित किया जाता है। जैसे आईजीए, एल्फा हो गया, आईजीजी गामा वाला हो गया, डेल्टा किसे, डी से, आईजीडी, आईजीडी। आई बात समझ में। नंबर 4 एप्सिलॉन को आईजीई, क्योंकि एप्सिलॉन की मीनिंग किससे प्राप्त हुई, ई से। और म्यू की एम से, आईजीएम, आईजीएम। तो कितने प्रकार हो गए फिर ये छात्राओं, 5। आईजीए, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई और आईजीएम। आई बात समझ में। आप इसको इस तरह समझो, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई जो प्रतिरक्षी हैं 5 प्रकार हैं। और 5 प्रकार कौन सी भाषा के अक्षरों द्वारा, यानी यूनानी भाषा के जो 5 अक्षर होते हैं उनके द्वारा। आई भाषा में। अब यूनानी भाषा के 5 अक्षर किन किन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, एल्फा। तो देखिए, एल्फा की मीनिंग किससे प्रारंभ हो, ए से। दूसरा गामा, गामा किससे प्रारंभ हो रही है, जी से। तीसरा है डेल्टा, डेल्टा की मीनिंग किससे प्रारंभ हो रही है, डी से। चौथा है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की मीनिंग किससे प्रारंभ हो रही है, ई से। और 5वां है म्यू, म्यू की मीनिंग किससे प्रारंभ हो रही है, एम से। किससे हो रही है, एम से। आई बात समझ में।
ये आपका। अब देखिए प्रतिरक्षी को हम संक्षेप में क्या कह देते हैं, आईजी, इम्यूनोग्लोबिन। तो उस आईजी में इन पांचों अक्षरों के, पांचों जो मैंने लिए शब्द लिए यूनानी भाषा के, इनके पहले अक्षर उसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जैसे पहले अक्षर जोड़ेंगे तो 5 प्रकार के प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा। तो कौन कौन से हो गए प्रिय छात्र छात्राओं, IgA, IgG, IgD, IgE और IgM। चलते हैं, अब इनका विस्तार बता रखा है आपकी बुक में। क्या बता रखा है, विस्तार। तो देखिए मैं आपको इसमें इनका विस्तार बता देता हूं, तो समझना, ध्यान देना कि जो IgA है, ये जो IgA है, समझना मेरी बात को, जो IgA है आपको नजर आ रहा है IgA, ये इसकी जो संरचना होती है वो द्विलिक होती है। कैसी होती है, द्विलिक। और IgM जो होता है इसकी कैसी होती है, पंचलक। कैसी होती है, पंचलक, यानी ये द्विलक है, द्विलक यानी डिमर, ठीक है ना। HL द्विलिक कल आया था, मैं आपने सुना होगा HL द्विलिक डिमर वाला। तो ये कैसा है, द्विलक संरचना है। और IgM की कैसी है, पंचलक है। बाकी तीनों जो शेष हो रहे हैं इनकी कैसी है, एकलक यानी मोनोमेरिक इकाइयां हैं। कैसी हैं, मोनोमेरिक, एक, मोनोमेरिक मतलब एक, और वो कैसी है, द्विलिक हैं। और IgM कैसा है, पंचलक। तो IgM पंचलक है, IgA द्विलिक है, और ये जो तीनों शेष हैं IgG, IgD और IgE कैसे हैं, एकलक हैं यानी मोनोमेरिक हैं। आई बात समझ में। तो इनका भी मैं पूरा विस्तार आपके लिए बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना, एक एक आपकी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं, ध्यान देना। नंबर 1 है IgA। कौन सा है, IgA। तो लिखते हैं, नंबर 1 हैंड डालना IgA, और नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको इसमें बता रहा हूं, याद करना, ध्यान देना। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं कि यह एल्फा किससे बना होता है प्रिय छात्र छात्राओं, यह एल्फा पॉलीपेप्टाइड, यह एल्फा पॉलीपेप्टाइड। आई बात समझ में। यह एल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है, यानी यह एल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, यह एल्फा पॉलीपेप्टाइड, यानी यह एल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित कैसा है, प्रतिरक्षी है। इसकी संरचना कैसी होती है, द्विलिक होती है, यानी डाइमेरिक होती है। आई बात समझ में। इसकी संरचना द्विलिक होती है। तो नोट करना, इसकी संरचना, ध्यान देना, इसकी संरचना कैसी होती है प्रिय छात्र छात्राओं, द्विलक होती है, द्विलक। इसकी संरचना द्विलक होती है। तो ध्यान देना, इसकी संरचना द्विलक होती है। आगे चलते हैं, आगे बताया गया है, यानी ये एल्फा, देख लो वही एल्फा। तो ये एल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। इसकी संरचना द्विलिक होती है। कैसी होती है, द्विलिक होती है। यह माँ के दूध में पाए जाने वाला एक प्रतिरक्षी है। कहाँ पाया जाता है, माँ के दूध में, यानी जब नवजात शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। ध्यान देना कि नवजात जो शिशु है, यानी शिशु जो आपने देखा हो, सबसे पहले भ्रूण का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलके। शुक्राणु किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, नर के द्वारा, और अंडाणु कहाँ बनते हैं, माता के शरीर में या मादा के शरीर में। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनक यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट धीरे धीरे भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है, और भ्रूण जो होता है वो 9 मंथ तक माता का जो उदर होता है उसमें जो अप्रा होता है, प्लेसेंटा होता है, उसमें क्या करता है, वृद्धि करता है। और 9 मंथ के बाद शरीर से बाहर आना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है, जिसको हम नवजात शिशु के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही क्या होता है, शिशु का जन्म होता है, तो माता जो होती है उसको क्या करती है, अपना दूध पिलाती है, यानी उसको अपना दूध पिलाती है। तो माता के जो दूध है उसमें क्या पाया जाता है, IgA प्रतिरक्षी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, IgA प्रतिरक्षी पाया जाता है। तो ध्यान देना, ये IgA जो प्रतिरक्षी माता के दूध में उपस्थित होता है, और ये क्या कार्य करता है, ये नवजात जो शिशु है, क्या है, नवजात जो शिशु है उसकी प्रतिरक्षा को बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। यानी जो नवजात शिशु है, ध्यान देना, जिसका भी क्या हुआ है, जन्म हुआ है, नवजात जो शिशु है
उसकी प्रतिरक्षा को बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। आई बात समझ। जो नवजात शिशु होता है उसकी प्रतिरक्षा को बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। ताकि प्रतिरक्षा मतलब है एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी, ताकि वे क्या कर सके, रोगों से लड़ सके। और वही बात आ गई स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, क्योंकि और या जन्मजात प्रतिरक्षा विधि, तो ये क्या है, बच्चे के जन्म के साथ उत्पन्न हो रही है, क्योंकि माता के दूध में पाई जा रही है तो माता उसको दूध पिला रही है, तो बच्चे के तुरंत जन्म के साथ ही क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। जो माता पिता से स्थानांतरित होती है या प्राकृतिक होती है या जन्मजात होती है, वो सब किस में आते हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में आते हैं। आई बात समझ में। तो नोट करना, इसकी संरचना द्विलिख होती है और यह माँ के दूध में, आगे नोट करना, यह माँ के दूध में, यह माँ के दूध में, यह माँ के दूध में, यह माँ के दूध में पाया जाने वाला, यह माँ के दूध में पाया जाने वाला, पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है। क्या है, माँ के दूध में पाए जाने वाला एक प्रतिरक्षी है, पाए जाने वाला एक प्रतिरक्षी है या पाए जाने वाला एक प्रतिरक्षी है। ठीक है ना। जो क्या कार्य करता है, एक प्रतिरक्षी यह कार्य करता है कि जो नवजात शिशु है, क्या कार्य करता है, जो नवजात शिशु है, ध्यान देना, कार्य में लिखना, नवजात शिशु की प्रतिरक्षा को बनाए रखने का कार्य करता है। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्राओं ध्यान नोट कर लेना कि यह नवजात जो शिशु होता है, नवजात शिशु, आई बात समझ में, नवजात शिशु, यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा को बनाए रखता है। यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा को, यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा को बनाए रखता है। आई बात समझ में, बनाए रखता है। जो नवजात शिशु होते हैं उनकी प्रतिरक्षा को बनाए रखने का कार्य करता है। आई समझ, बनाए रखता है। तो गौर देना, समझना। नंबर 1 मैंने बता दिया IgA, कौन सा बता दिया, IgA। तो ये क्या होता है IgA, ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित होता है IgA। तो ये लग रहा है तो अल्फा हो गए ना, अल्फा यूनानी भाषा का शब्द है, उससे निर्मित प्रतिरक्षी। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विलिख होती है, यानी कैसी होती है, डाइडिमर होती है। ठीक है ना, द्विलिख होती है, डाइमेरिक होती है। ठीक है ना। और ये माँ के दूध में पाए जाने वाला क्या है, प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में। और जो क्या करता है, नवजात जो शिशु होता है उसमें प्रतिरक्षा को बनाए रखने का कार्य करता है। नंबर 2 चलते हैं प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गौर देना, IgG। तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, IgG। तो देखिए IgG क्या होता है, किससे बना होता है, गामा से। भाई IgG लग रहा है तो गामा की मीनिंग G से प्रारंभ, तो क्या होगा, यह गामा पॉलीपेप्टाइड, वही बात लिखनी पड़ेगी, यह गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित, श्रृंखला से निर्मित क्या है, प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में, श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। और जो इसकी संरचना होती है ना, किसकी, IgG की, ये कैसी होती है, एकलक होती है, मोनोमेरिक होती है। तो लिख लेना, इसकी संरचना कैसी होती है, एकलक होती है। तो लिखना, इसकी संरचना, ध्यान देना, इसकी संरचना कैसी होती है, एकलक होती है। इसकी संरचना एकलक होती है। गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इसकी संरचना एकलक होती है। ठीक है ना। और आगे चलना, एकलक जिसको मोनोमेरिक भी कह देते हैं, कार्य क्या कर रहा है, तो इसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रिय छात्राओं, इसके जो कार्य हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह प्रमुख संवहनी प्रतिरक्षी है, यह प्रमुख संवहनी, यह प्रमुख संवहनी, संवहनी का मतलब जिसमें बहने का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है, या संवहनी, यह प्रमुख संवहनी प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में, संवहनी प्रतिरक्षी है। जैसे आपने पढ़ा होगा संवहन, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना, संवहन। तो कैसा प्रतिरक्षी है, संवहन प्रतिरक्षी है। और संवहन प्रतिरक्षी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो रक्त और अन्य द्रव्यों में क्या रहता है, उपस्थित होता है, यानी क्या पाया जाता है, अन्य जो हमारा द्रव्य
और रक्त है, रक्त एवं अन्य द्रव्य जैसे लसका भी आ जाते हैं, लसका फर भी होते हैं, उनमें क्या होता है, उपस्थित होता है। और ये आवल को पार करके, ये आवल होता है भ्रूण आवल जो होता है प्लेसेंटा आवल, आम भाषा में नार कह देते हैं, नार, ठीक है ना, जिसमें भ्रूण क्या रहता है, सुरक्षित रहता है 9 मंथ तक, 270 से 280 दिन की अवधि होती है लेडीज की, माता जो होती है उसकी, ठीक है ना। तो 270 से 280 दिन की जो अवधि है मानव में, आई बात समझ में, उसमें जो भ्रूण होता है, जो शिशु, नवजात शिशु जो इसको आप बोल रहे हैं, वो उस प्लेसेंटा आवल में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ये आवल को पार करके कहाँ पहुंच जाता है, भ्रूण तक पहुंच जाता है। भ्रूण तक क्यों पहुंचता है, ताकि भ्रूण की क्या बनी रहे, प्रतिरक्षा बनी रहे, शिशु माता के शरीर के अंदर स्वस्थ रहे, उसकी शरीर की इम्यूनिटी पावर बनी रहे। आई बात समझ में, तो उसका ये कार्य करता है। तो वही बात है, संवहनी प्रतिरक्षी, क्यों एक स्थान दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो इस बात को नोट कर लेना कि जो रक्त, किसमें प्रिय छात्राओं, रक्त में, जो रक्त एवं अन्य द्रव्यों में, जो रक्त एवं अन्य द्रव्यों में उपस्थित होता है, जो रक्त एवं अन्य द्रव्यों में उपस्थित होता है। आई बात समझ में, जो रक्त एवं अन्य द्रव्यों में क्या होता है, उपस्थित होता है। और ये आवल को पार करके, आवल कह लो, प्लेसेंटा कह लो, आम भाषा में होता है पोषण नाल कह लो, आम भाषा में नाल कह देते हैं, नार कह देते हैं, नार, ठीक है ना, वही आवल है ये नार, ठीक है ना। जो आवल को पार करके, जो आवल को पार करके रे भ्रूण तक पहुंच जाता है, जो आवल को पार करके, जो आवल को पार करके भ्रूण तक पहुंच जाता है, पार करके कहाँ पहुंच जाता है, भ्रूण तक। आई बात समझ में, भ्रूण तक पहुंच जाता है, आई बात समझ में, कि जो आवल को पार करके कहाँ पहुंच जाता है, भ्रूण तक पहुंच जाता है, ताकि जो भ्रूण है, जिसमें नवजात शिशु का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, उसकी प्रतिरक्षा बनी रहे, उसकी इम्यूनिटी पावर बनी रहे। ऐसा कार्य कौन करता है, IgG करता है। आई बात समझ में, चलते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, तीसरा है इसमें IgD, ठीक है ना, IgD, ठीक है ना। तो IgD, उससे पहले मैं IgM बता देता हूं आपके लिए। तो IgM देख लो पहले तीसरे पर, कोई से को भी कैसे याद कर लेना, IgM। तो ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, IgM। अब देखिए IgM जो है किससे बना होगा, ये IgM, M बोल गया तो M का मतलब क्या हो गया, म्यू हो गया, क्या हो गया, म्यू। तो लिखेंगे कि यह म्यू पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। तो नोट करना, यह है म्यू पॉलीपेप्टाइड, यह म्यू पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है, यानी निर्मित प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में, से निर्मित प्रतिरक्षी है, गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण बात, से निर्मित प्रतिरक्षी है, से निर्मित प्रतिरक्षी है, ठीक है ना। और इसकी संरचना कैसी होती है, पंचलक होती है, यानी क्या होती है, पेंटामेरिक होती है, पंचलक, यानी इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है, पंचलक होती है। तो नोट करना प्रिय छात्र छात्राओं, इसकी संरचना पंचलक होती है, इसकी संरचना पंचलक, यानी 5 से पेंटा बोल देते हैं, 5 को क्या बोल देते हैं, पेंटा, पंचलक होती है। तो पेंटामेरिक होती है इसकी, 1 को मोनो बोल देते हैं, 2 को डाई बोल देते हैं, 3 को ट्राई बोल देते हैं, 4 को हम ब्यूट बोल देते हैं, 5 को पंच को पेंटा बोल देते हैं, ठीक है ना। इसकी संरचना पंचलक होती है, कैसी होती है, पंचलक। आई बात समझ, यानी पेंटामेरिक होती है। कार्य क्या करता है, यानी यह प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी है। ध्यान देना, समझना, यानी सबसे पहले निर्माण इसी का होता है, किसका, IgM का। इसलिए और प्रतिजनों का निर्माण तो कैसा होगा, बाद में होगा। तो ये बात लिखना, यह प्रतिजन, यह प्रतिजन की
अनुक्रिया से, यह प्रतिजन की अनुक्रिया से, यानी प्रतिजन और जब प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया करते हैं, सुनना पहले मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं जब समझाता हूं। यह प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित, अनुक्रिया से उत्पादित कैसा है? उत्पादित प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी है। उत्पादित प्रथम प्रकार का, कैसे प्रिय छात्राओं? प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी है, प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में? तो गौर देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं कि यह प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार का क्या है? प्रतिरक्षी है। अब समझिए, मैं इसका पूरा आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूं कि जब प्रतिजन के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रतिजन व बाह्य रोगाणु एवं क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं? यानी प्रतिजन व बाह्य पदार्थ एवं क्या होते हैं? रोगाणु होते हैं जो शरीर में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि उससे क्या होता है? उसका सामना होता है। तो आप जानते हैं, मैंने बताया है पिछली क्लासों में कि जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी परस्पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। और जब क्रिया करते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी परस्पर, तो कोशिका मादिक प्रतिरक्षा तैयार होती है। क्या तैयार होती है? कोशिका मादिक प्रतिरक्षा। आई बात समझे? और जैसे ही हमारे शरीर में प्रिय छात्राओं कोशिका मादिक प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी तो प्रतिजन का क्या हो जाएगा? उन्मूलन हो जाएगा। तो जो आईजीएम है, आईजीएम जो है समझना, यह प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार का क्या है? प्रतिरक्षी। यानी सबसे पहले आईजीएम का ही निर्माण होता है। यानी जैसे हमारे शरीर में प्रतिजन और प्रतिरक्षी परस्पर क्या करेंगे? अनुक्रिया करेंगे। जैसे हमारे शरीर में प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या करेंगे? परस्पर अनुक्रिया करेंगे तो क्या होगा? आईजीएम का क्या होगा? निर्माण होगा। इसलिए मैंने लिखा है ये प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में? और जो सीरम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी होते हैं उनमें आईजीजी जो होता है इसमें, ठीक है ना, ध्यान देना, जो आईजीजी वाला है ऊपर, ये आईजीजी वाला होता है, इसकी सर्वाधिक क्या पाई जाती है? मात्रा पाई जाती है। आई बात समझ? आईजीजी की जो मात्रा होती है हमारे सीरम में कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। इसकी सांद्रता कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। आई बात समझ में? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको समझना इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो प्रथम प्रश्न ऐसे आ सकता है, भाई प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है? तो प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा होता है? आईजीएम होता है, क्योंकि प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार का क्या है? प्रतिरक्षी है। और सर्वाधिक सांद्रता किसकी पाई जाती है सीरम में? आईजीजी की। आई बात समझ में? चलते हैं, अगला इसमें है, अगला नंबर 4 जो इसमें है वो है आईजीई। कौन सा है? आईजीई। तो देखिए आईजीई के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, समझना। आईजीई नंबर 4 कौन सा है? आईजीई। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पाठ नंबर 4। 3 प्रश्न इससे आते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है एक नंबर कितने प्रश्न आते हैं? 3 आते हैं। इसलिए इस पाठ की हर लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। चलते हैं, अगला पॉइंट है आईजीई। और ई का मतलब क्या हो गया प्रिय छात्राओं? एप्सिलॉन। क्या मतलब हो गया? एप्सिलॉन। तो किससे बना होता है? यह एप्सिलॉन। आई बात समझ में? ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यह एप्सिलॉन किससे प्रिय छात्राओं? एप्सिलॉन। यह एप्सिलॉन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। एप्सिलॉन पॉलीपेप्टाइड, यानी पॉलीपेप्टाइड, यह एप्सिलॉन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, समझना, यह एप्सिलॉन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। आई बात समझ? या श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है या से निर्मित होता है, एक ही बात है, ठीक है ना। और ये कैसा होता है? एकलक। कैसा होता है? एकलक होता है, मोनोमेरिक होता है। तो लिखना, यह एकलकी संरचना होती है। कैसी है? एकलकी, मोनोमेरिक। यह एकलकी संरचना होती है। कौन? आईजीई। कौन है? आईजीई। कैसी है? एकलक है, ठीक है ना।
कैसा, एकलक, यानी यह एकलकी संरचना से निर्मित होता है, एकलक संरचना से निर्मित होता है, यानी एकलक है, मोनोमेरिक है, निर्मित होता है। अब देखिए इसका वर्क क्या कार्य कर रहा है, तो प्रिय छात्र छात्राओं यह कार्य करता है, यानी प्राथमिक रूप से जो बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं, यानी प्राथमिक रूप से जो बेसोफिल एवं जो मास्ट कोशिकाएं उन पर क्या करता है, क्रिया करता है, यानी प्राथमिक रूप से जो बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं उन पर क्या करता है, क्रिया करता है। और जो एलर्जी क्रियाएं हैं हमारे शरीर में, जो एलर्जी क्रियाएं होती हैं उनमें क्या लेता है, भाग लेता है। तो लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझना कि यह जो होता है क्या होता है, प्राथमिक रूप से, नोट करना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, प्राथमिक रूप से यानी प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से क्या होता है, बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं पर, प्राथमिक रूप से बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं पर, बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं पर, मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है। आई बात समझ में, क्रिया करता है। तथा एलर्जी क्रियाओं में मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है, तथा जो एलर्जी क्रियाएं होती हैं अपनी, कौन सी क्रियाएं होती हैं, एलर्जी, तथा एलर्जी क्रियाओं में भाग लेता है, तथा एलर्जी क्रियाओं में भाग लेता है। जो एलर्जी क्रियाएं होती हैं उनमें क्या लेता है, प्रतिरक्षी भाग लेता है। कौन सा, IgE, जो कि एप्सिलॉन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। आई बात समझ में। तो एलर्जी क्रियाओं में क्या लेता है, भाग लेता है, ध्यान देना, ठीक है ना, कि जो हमारे शरीर की क्या होती हैं, एलर्जी क्रियाएं होती हैं उनमें क्या लेता है, भाग लेता है। कौन सा, IgE। तो कितने प्रतिरक्षी हो गए, 4। अगला है प्रिय छात्र छात्राओं IgD, लास्ट है आपका IgD। तो IgD के बारे में आपके सिलेबस में विस्तार नहीं दे रखा है, 4 का ही विस्तार बता रखा है, लेकिन फिर भी प्रिय छात्र एवं छात्राओं में 5 का विस्तार बता रहा हूं। तो IgD का विस्तार भी देखिए आप, और इसको भी नोट करना और याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी IgD। तो समझना प्रिय छात्र छात्राओं, IgD किससे बना होता है, डेल्टा से। कौन सी यूनानी भाषा के अक्षर से बना रहता है, डेल्टा, डेल्टा पॉलीपेप्टाइड। तो ये डेल्टा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है, निर्मित प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में, से निर्मित प्रतिरक्षी है, ठीक है ना। यह डेल्टा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है, ठीक है ना। और ये कैसी संरचना है, एकलक संरचना है। ये भी मैंने पहले ही बताया है कैसी है, मोनोमेरिक है। आई बात समझ प्रिय छात्र छात्राओं। तो लिख लेना, यह एकलक संरचना होती है, यह एकलक संरचना होती है। कौन सी संरचना है प्रिय छात्र छात्राओं, एकलक होती है। तो नोट करना इस बात को, यह एकलक संरचना होती है, एकलक होती है, मोनोमेरिक होती है, ठीक है ना, एकलक संरचना होती है। और जो होती है इसका कार्य क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जो यानी एंटी माइक्रोबियल कारकों का उत्पादन करने का कार्य करता है, यानी एंटी माइक्रोबियल, यानी यह एंटी मतलब विपरीत, एंटी माइक्रोबियल कारकों के उत्पादन करने का, कारकों यानी यह एंटी माइक्रोबियल कारकों के उत्पादन का कार्य करता है। आई बात में, यह एंटी माइक्रोबियल कारकों के उत्पादन का कार्य करता है, आई बात समझ में। और तथा जो मास्ट कोशिका और जो बेसोफिल कोशिकाएं हैं, अपनी कौन सी कोशिकाएं, मास्ट और बेसोफिल कोशिकाएं, उनको भी सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है। ऐसा में जैसे अपना IgE है, IgE क्या कर रहा है, ये तो प्राथमिक रूप से बेसोफिल मास्ट कोशिकाओं पर क्या करता है, अपना क्रिया करता ही है। लेकिन जो IgD होता है, ये IgD है, ये क्या करता है कि जो अपनी क्या है, बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं होती हैं उनको सक्रिय बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। तो इस बात को नोट कर लेना कि बेसोफिल
कौन सी कोशिकाएं प्रिय छात्राओं? बेसोफिल, बेसोफिल एवं मास्ट, बेसोफिल एवं मास्ट, ठीक है ना। बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं को बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं को सक्रिय बनाए रखने का, कैसा? सक्रिय बनाए रखने का, सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है, सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है। वो तो क्रिया करता है और ये क्या करता है? उनको सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है। यानी बेसोफिल यानी IgE जो होता है ना, IgE, ये तो क्या करता है? बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं पर क्या करता है? क्रिया करता है। लेकिन IgD जो होता है अपना डेल्टा वाला, डेल्टा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो निर्मय प्रतिरक्षी है, यह क्या करता है? बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं को सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है। क्या करता है? उनको सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है। आई बात समझ में? तो ये आपका था प्रिय छात्र प्रतिरक्षी के प्रकार। प्रतिरक्षी के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं और इन पर भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है? उपस्थित होती है। क्या होती है? इन पर भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है? उपस्थित होती है और जिन्हें यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा निरूपित किया जाता है। कौन सी भाषा के अक्षरों के द्वारा प्रिय छात्र? यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा। और यूनानी भाषा के अक्षर कितने? 5 हैं। यानी एल्फा, कौन सा है? एल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू। और पांचों के विस्तार और उनके कार्य मैंने आपको समझाई। तो ये हो गया प्रिय छात्र प्रतिरक्षियों के प्रकार। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्राओं इसको नोट कर लेना और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक इस पार्ट के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि आपका एक एक नंबर के 3 प्रोसेस में आते हैं, तो इसलिए हर लाइन आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो ये पार्ट आपका चल रहा है, इसका जो अगला टॉपिक है वो है रक्त। अब तक जो प्रतिरक्षा थे, प्रतिरक्षा के संबंधित जितने भी टॉपिक थे, प्रतिजन, प्रतिरक्षी, वो कंप्लीट हो गए। और कल से इसका जो अगला पार्ट का ही नाम है रक्त समूह, प्रतिरक्षा में रक्त समूह। तो रक्त प्रारंभ करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है ना। तो और घर पर मेहनत करो तब तक आप, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करो। जितना आपको वीडियो है उसको लाइक किया करो, उसको शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो। और जो चैनल है विद्यालय का अपना, विद्या देवी स्कूल खिल्ली के नाम से, BDS के नाम, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया करो। आगे जितने भी दोस्त हैं अपने, उन दोस्तों को भी आप इसके बारे में अवगत कराओ। और घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक्स। ओके।